G20, जैसा मैडम ने बताया है कि G20 के दुनिया के सारे शक्तिशाली राष्ट्र और G20 का नाम आप लोग गूगल करके सर्च कर दीजिएगा। उसमें सारे वो देश हैं जो इस समय दुनिया को रूल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, आर्थिक जगत में उनकी प्रतिष्ठाता है और वो इस पूरी दुनिया में 85% जीडीपी का हिस्सा यानी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक हिस्सेदारी यही G20 के देश कर रहे हैं। और साथ ही साथ 75% डियर स्टूडेंट्स 75% ऑफ ट्रेड, व्यापार का भी 75% इन्हीं G20 का योगदान है। और 2/3 लगभग पूरी दुनिया की जनसंख्या इस पूरे के पूरे G20 के समूह में, यानी पूरा का पूरा ये ग्रुप शब्द नहीं है बल्कि पूरा पूरा ये ग्लोब शब्द हो गया है। अब मैं बता रहा हूं कि क्यों, क्योंकि इतने बड़े संख्या में जो ग्रुप बनते हैं वो तभी बनते हैं जब पूरी दुनिया में कोई उथल पुथल होती है। दुनिया में एक साथ हमें प्लेटफॉर्म मिला था यूनाइटेड नेशंस। हम लोग मानते थे कि एक यूनाइटेड नेशंस एक बड़ा समूह है जिसमें सबकी बात लोकतांत्रिक तरीके से सुनी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप जानते हैं, और यही हमको सीखना, यही हमको सिखाना भी है आज के लेक्चर के माध्यम से, कि जब एक साथ एक समूह में लोग रहते हैं तो निर्णय कैसे लिया जाता है, निर्णय कैसा होना चाहिए, निर्णय किसके लिए होना चाहिए और निर्णय का परिणाम क्या होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस जब बना था, सारे लोग उसके मेंबर्स थे, तब उसमें पता लगा कि सारे समृद्ध लोग, समर्थ लोग इस दुनिया के रिसोर्सेज पर कब्जा करते चले गए और विकसित होते चले गए, बगैर ये देखे कि दुनिया के अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे देश भी हैं जहां लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, पर्यावरण रहता है और हम कहीं न कहीं से उसके हिस्सा हैं। इससे हम लोग वंचित होते चले गए। और जब हम गलती करते हैं, हमारा समूह गलती करता है, तो हमें पश्चाताप भी होता है और हम समाधान भी निकालते हैं। ऐसे ही एक क्राइसिस के बीच में बहुत पहले यूनाइटेड नेशंस रचना हुई थी, औद्योगिकरण का दौर चला, दुनिया विकसित हुई, विकसित विकासशील देश बटे, क्राइसिस हुआ, मंदी का दौर आया, युद्ध चला, विश्व युद्ध चला। तो ऐसे में लगा कि नहीं, एक ऐसे समूह की आवश्यकता है जो कि ऐसे बड़े समूह को एक सीख दे सके। और इस उद्देश्य से G20 की संरचना हुई थी, जिसमें विकसित देश, अति विकसित देश, मध्यम विकसित देश और विकासशील देश भी उसमें सम्मिलित हुए, जो कि हमने कहा ना, जो कि 85% जीडीपी का हिस्सेदारी करने लगे। अब कल्पना कीजिए कि हम अलग हो गए एक बड़े समूह से और हम ही आपके लिए सब कुछ हैं। तो ये मैसेज उनके लिए है जिनको हमको सिखाना है। ये पर्पस बेटा G20 का है और उसकी अध्यक्षता, जैसा मैडम ने कहा, बहुत प्राउड का विषय है, हमारे सबके लिए, एक एक भारतीयों के लिए गौरव का विषय है कि भारत इतने बड़े ऐसे समूह का अध्यक्षता कर रहा है। और इसी की वजह से पूरी दुनिया में इस समय भारत 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 हो रहा है। हमने मैडम से कहा कि हम बच्चों से वही बोलेंगे जो थीम होगा। थीम देखो तुम्हारे सामने है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये तीनों को मिला के क्या होता है, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारी अवधारणा है, ये भारत की अवधारणा है। लेकिन इसके पहले दुनिया ने क्या किया, इसके पहले दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया, भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग किया। और हमने कल भी कहा था, हमारे विद्वान, हमारे व्याख्याता, हमारे सहयोगी साथ बैठे हुए हैं कि ये युद्ध दुनिया में अब ग्लोबलाइजेशन वर्सेस वसुधैव कुटुंबकम हो गया। यानी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को भारत अब सीख देने जा रहा है, रास्ता देने जा रहा है और समाधान देने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हम सबको गौरवान्वित होने वाली बात है कि वसुधैव कुटुंबकम आज से नहीं, 5000 वर्षों का कॉन्सेप्ट है जो भारत ने
दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था कि हम पूरी दुनिया एक हैं, हमारा परिवार पूरा ग्लोब है। हम अपनी चिंता करने से पहले एक जीव की भी चिंता पहले करते हैं। हमारे परिवार में भोजन बनता है तो सबसे पहले गाय के लिए निकाला जाता है, उस बुजुर्गों के लिए पहले खाना परोसा जाता है। सारे जीव जंतु को परोसने के बाद घर की गृहिणी जो गवर्नेंस का काम करती है, जो सबसे बड़ी अधिष्ठाता है इस भारतीय समाज की, वो स्वयं ग्रहण करती है। ये चिंता करती है कि घर के एक एक जीव जंतु, बुजुर्ग, बच्चे और आसपास सेवकों को भोजन मिल गया है कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट हमारा है, ये नया नहीं है, ये दुनिया में हमने सबसे पहले दिया था। लेकिन काल के प्रकोप ने, हमने कहा ना कि जब जो शक्तिशाली होता है वो प्रसारवादी होता है, वो कब्जा करने वाला होता है, वो छीनने वाला होता है, वो नष्ट करने वाला होता है। ये भी एक प्रकार से इतिहास है, और ये इतिहास भी तुम लोग पढ़ोगे तो तुम्हारे सामने आएगा। जितने प्रकार के हम लोग पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं या जितने प्रकार के एक्टिविटीज हम लोग हजारों साल से देख रहे हैं, उसमें यही तो देखे हैं, शक्ति का प्रसार और अपने को शक्तिशाली बनाने की होड़। तो ऐसे होड़ में कहीं ना कहीं दुनिया विखंडित हो गई, और उसका एक बहुत बड़ा अभिशाप भारत को भी मिला कि भारत मुगलों के आक्रांताओं से भी जूझा। इसी भारत में जो इतना रिच भारत था, हमारी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत रिच थी, सोने की चिड़िया कहलाते थे। वो शब्द नहीं था, वो वास्तव अक्षरशः परिणामित था कि हम सोने की चिड़िया थे। हमारा ट्रेड का हिस्सा बहुत अधिक था, 30% से अधिक ट्रेड का हिस्सा उस समय करते थे। उस समय हम जल मार्ग से, और उस समय हम अपने स्किल डेवलपमेंट से, और उस समय अपने जरी के काम से, और उस समय अपने लव ऐश के काम से दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था की डंका बजती थी। हम इतने हुनरमंद थे पहले। लेकिन इसी पर नजर लगी, सोने पर ही नजर लगती है, समृद्धि पर नजर लगती है, और तब मुगलों ने हमें लूटा खसोटा। फिर औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने हमें वर्षों वर्षों तक हमें गुलाम बनाए रखा। उसका परिणाम ये हुआ है कि हम थोड़े शिथिल हो गए, खत्म नहीं हुए, धूमिल हो गए, खत्म नहीं हुए, अस्त हुए, क्योंकि हमको फिर उगना था। और वही उगने का दौर है आज G20 का, यह भारत की अध्यक्षता, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने बता दिया कि अब तुम लोग थक चुके हो, अब तुम्हारे विकास की एक सीमा हो गई है, अब तुम्हारे पास कोई समाधान नहीं है, अब तुमने बहुत लूटा खसोटा दुनिया को, अब तुमने पर्यावरण को नष्ट कर दिया, अब तुम खुश नहीं हो। तो कोरोना में तुम्हें सबसे अधिक मरे, अब तुम्हें भारत को देखना होगा, और अब भारत तुम्हें दिशा देगा कि कैसे रहा जाता है, विकास का क्या मतलब है, और परिवार का क्या मतलब है, और भविष्य क्या मतलब है। प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, हमने मैडम से कहा, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा थ्योरी है। और G20, इसीलिए मैंने कहा कि लखनऊ में G20 के देश, भारत में प्रधानमंत्री ने यह तय किया कि अध्यक्षता मोदी को नहीं मिला, व्यक्ति को नहीं मिला, भारत को मिला है। और भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, प्राचीन लोकतांत्रिक शक्ति है, जो सचमुच लोकतंत्र पर विश्वास करता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने इस मैसेज को दिया कि ये दिल्ली में नहीं बनेगा, ये महानगरों में नहीं बनेगा, ये इस देश के कोने कोने में G20 का हम मीटिंग जो होगी, G20 के तमाम आर्थिक जगत के लोग, राष्ट्राध्यक्ष जो आएंगे भारत में, वो एक जगह नहीं जाएंगे, ये सारे जगह देश में इनके लिए आयोजन होगा। और इसीलिए लखनऊ का भी चयन किया गया, आगरा का चयन किया गया है, बनारस का चयन किया गया है, गाजियाबाद का चयन किया गया। ये हमारी एक शक्ति है कि हम G20 को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था भी है, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। गाजियाबाद हमारे यहाँ पर्यटन का उत्कृष्ट केंद्र भी है, आगरा उसका एक द्योतक हो जाएगा। हमारे यहाँ राजधानी उत्तर प्रदेश है, जो $1 ट्रिलियन की तरफ आप जैसी मेधावी छात्राओं के बल पर होने जा रही हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश तेजी से बढ़ता हुआ प्रदेश भी है, और हमारे यहाँ अध्यात्म भी, स्पिरिचुअल भी है।
बनारस भी है, जो कि एक मॉडल देता है जहाँ प्रधानमंत्री स्वयं है और जहाँ के मैं एक आम नागरिक हूँ, उस जगह को प्रधानमंत्री ने मैसेजिंग किया है कि आध्यात्म, धर्म, अर्थव्यवस्था, पर्यटन, विकास, रोजगार सबको जोड़ा जा सकता है बगैर किसी जीव जंतु या प्रकृति के हानि के। ये 4 जगहों पर सम्मेलन होने जा रहा है। इसी कड़ी में कल सबसे पहले G20 का ये आयोजन हुआ था, जिसमें हम सभी लोग, आपके प्राचार्य, हमारे सर, हम और इस प्रकार के लगभग 100 से अधिक लोग की जमावड़ा हुआ था। हम लोग ट्रेंड हुए हैं और हम लोगों को G20 का एम्बेसडर घोषित किया गया है। और एम्बेसडर शब्द पहले लगता था बड़ा शब्द है, एम्बेसडर शब्द बड़ा नहीं है। एम्बेसडर शब्द है प्रतिष्ठित करने के लिए। हम सब एम्बेसडर बन सकते हैं। तुम्हारे में से कोई भी बालिका, कोई भी स्वच्छता के एम्बेसडर को हम लोग बना दें, समान महाविद्यालय की। किसी एक को हम लोग नो प्लास्टिक के एम्बेसडर बना दें, किसी एक को हम लोग पेंटिंग या हुनर सिखाने की एम्बेसडर बना देंगे, किसी एक को हम लोग छोटे और बच्चों के समूह को जोड़ने का एम्बेसडर बना दें। एम्बेसडर मतलब प्रवर्तक होता है, अवेयरनेस को फैलाने वाला होता है और हर पॉजिटिव, हर सकारात्मक काम करने वाला एम्बेसडर होता है, जो कि इस देश के समृद्धि के लिए है, जो कि इस देश के वृद्धि के लिए है, जो कि इस देश को एक करने के लिए है। तो ऐसे में G20 का ये जो हुआ था कल, जिसकी वजह से आज हम लोग जुटे हुए हैं, ये तय किया गया है कि ये उत्तर प्रदेश को, चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के वासी हैं, इस पूरे G20 भारत को देखने आएगा। उस भारत में उत्तर प्रदेश, जो पहले बीमारू प्रदेश हुआ करता था, बीमारू मतलब BIMARU, ये एब्रिविएशन है विद्यार्थियों। बीमारू मतलब बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, इन सब जगहों को सबसे करीब पिछड़ा हुआ, संसाधन विहीन, बेचारा, बेरोजगार, बीमार और अभाव वाला प्रदेश कहा जाता था और सबसे अधिक जनसंख्या, और इसलिए हम लोग बड़े हेय दृष्टि से देखे जाते थे दुनिया के नज़र में और इसी देश में साउथ की नज़र में। ये अभी की बात है, हमारे सामने की बात है। हम लोग उस पर काम करते हैं, हम लोग अर्थशास्त्री हैं, हमें पीड़ा होती थी, हम कैसे प्रदेश में रहते हैं। बनारस में 18 घंटे बिजली नहीं हुआ करता था। हम लोग बनारस में शिव के नाम पर रहते थे, महादेव, हर हर महादेव करके जी लेते थे। हम लोग कॉन्सेप्ट बदल डाले, जब आपके पास विकास नहीं है, साधन है, तो हम लोग ईश्वर के कॉन्सेप्ट को कहते थे हर हर महादेव और सब कुछ अपने में समा लेते थे, लेकिन उससे बात बनने वाली नहीं थी। हमें अपने ऊपर बीमारू प्रदेश के तगमा नहीं लगाना था। इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा कि ये प्रदेश अचानक उठ खड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश हमारा, और अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। बनारस में 1 सेकंड के लिए अगर बिजली जाती है तो बनारस के अखबारों का हेडलाइन हो जाता है। कितनी बड़ा परिवर्तन, और बनारस के विकास का मॉडल पूरी दुनिया देखने जा रही है। मात्र 5-7 वर्षों में वहां पर पर्यटकों की संख्या लगभग 12 गुना बढ़ गया है। विकास हो गया है, रोड अच्छे हो गए, स्वच्छता हो गया है, और अध्यात्म और विकास का एक मॉडल बनारस ने दिया है। और ये हमारे भारत की ये देन है, और ये लोकतांत्रिक पद्धति से दिया हुआ ये देन है। तो ये G20 का जो मतलब है कि ये जो लखनऊ में आयोजित हुआ, ये माना गया कि हम उत्तर प्रदेश को अपने कैसे उत्तम प्रदेश रूप बनावें, और हम देखें कि हमारे यहाँ के ये छात्राएं, लड़कियां उठ खड़ी हुई हैं, नवयुग की लड़कियां पढ़ रही हैं, नवयुग की लड़कियां सीख रही हैं। मैं दरवाजे पर आता हूँ आज, और हम आपके कॉलेज की प्राचार्य उन स्पोर्ट्स वीमेंस को माल्यार्पण पहना के जब शील्ड देती हैं, तो मेरा सीना चौड़ा होता है कि हर कॉलेज की विद्यार्थियां स्पोर्ट्स वीमेन हो रही हैं। स्पोर्ट्स का मतलब स्पोर्ट्समैनशिप, यानी आप पॉजिटिव हो रही हैं और शील्ड लेके आ रही हैं, और आपकी प्राचार्य आपको माल्यार्पण कर रही हैं। महिलाएं बदल रही हैं, महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है। महिलाएं अब हर पर नहीं रहेंगी। महिलाएं जो डबल बर्डन कहलाती थी और जो एक द्वयम दर्जे की नागरिक कहलाती थी कभी भारत में, और हम लोग शक्ति की पूजा या धर्म की आड़ पर महिलाओं को ऐसा मानते थे, अब वो नहीं है। अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कल ही
सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर वो महिला थी, उसका नाम भूल रहे हैं, जो एवरेस्ट चढ़ी, स्क्वाड्रन लीडर वो उसको हम लोगों ने उनके नेतृत्व में हम लोगों ने उसके पीछे रह के हम लोग एम्बेसडर बन चलने को तैयार हुए हैं। ये महिलाओं की शक्ति है। और ऐसे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा का दर, महिलाओं का स्वास्थ्य की उन्नति, महिलाएं डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं हो रही हैं, महिलाएं पढ़ रही हैं, उच्च शिक्षा को प्राप्त हो रही हैं, स्किल्ड हो रही हैं, रीस्किल्ड हो रही हैं, और ऐसे में महिलाएं इस लेबर मार्केट में अपनी हिस्सेदारी उपस्थित कर रही हैं। ये भारत बदल रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश तेजी से बदल रहा है। ये G20 का इसीलिए सम्मेलन कल प्रदेश में हुआ था कि हम लोगों को सबको मिलके प्रदेश के सकारात्मक संदेश को देना है, जिसका की जिम्मेदारी अभी तक हमारी थी। आज के बाद हमारे संख्या आप सब हो गई है, यहीं से अब हम लोग आप सभी को एम्बेसडर घोषित कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं न कहीं से जो योगदान हो रहा है वो उसका योगदान का वैल्यूएशन क्या है, आपका उस शिक्षा का महत्व क्या है, आप सीख रहे हो कि नहीं, लर्निंग का प्रोसेस है कि नहीं, नॉलेज को एक्वायर कर रही हो कि नहीं। केवल डिग्री नहीं, केवल डिग्री से बात नहीं बनने वाली है। नई शिक्षा नीति कभी भी लागू हो जाएगी, कभी भी हम लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे, केवल डिग्री का कोई महत्व नहीं है। अब आपके नॉलेज का महत्व है, सीखा कितना, आपके एक्वायर कितना किया, उसका उपयोग कितना कर रहे हैं, उस उपयोग के बदले में आपको मिल क्या रहा है, आप समाज को दे क्या रहे हो। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया का दौर अब शुरू हो चुका है। इसमें बेटा तुम लोगों का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि तुम लोग न केवल विद्यार्थी हो बल्कि तुम अपने अध्यापकों के साथ एक साझा दायित्व का निर्वहन करोगी। ज़्यादा पढ़ोगी, ज़्यादा सीखोगी, ज़्यादा गूगल पर नॉलेज हब में जाओगी, वेस्ट साइट्स पर ना जाके, तो तुम ज़्यादा इंटरेक्शन करोगी अपने अध्यापकों से, और ज़्यादा अध्यापकों को भी पढ़ के आपको बताना पड़ेगा। दौर इसका आ गया है। इसीलिए ये जो G20 का कल उद्देश्य मैं बता रहा था कि भारत में वर्ष भर हमें भारत को दिखाना है, भारत के विकास को दिखाना है, उस भारत में अपने उत्तर प्रदेश को दिखाना है, उत्तर प्रदेश के विकास को दिखाना है। किसको दिखाना है? उन शक्तिशाली समूह को जिन्होंने हमारे वन अर्थ को डिवाइड कर दिया था, उन शक्तिशाली देशों को जिन्होंने हमारे वन फैमिली को विभाजित कर दिया था, उन शक्तिशाली देशों को जिन्होंने हमारे फ्यूचर को ब्लॉक कर दिया था। और उन्हीं देशों के सामने हमको ये बताना है कि हमारा जो विकास का मॉडल है वो सचमुच संपोषित विकास का मॉडल है, सस्टेनेबल विकास का मॉडल है। हमें मालूम है कि प्रकृति से ही हम जीते हैं और प्रकृति से ही हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये कभी कल्पना मत करना कि हम जो पहने हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो चश्मा पहने हैं, या जो भी हमारे इर्द गिर्द जो सामान है वो हमने बनाया है। इस अभिमान में मनुष्य को नहीं रहना है। वो लोग थे, इसीलिए वो लोग पेटेंट से भी कमाते हैं। एक क्लिक कंप्यूटर का हम लोग डालते हैं तो वो कमाते हैं, दवा से भी कमाते हैं। जो जीवन रक्षक दवा होती है कैंसर की या ब्रेस्ट कैंसर की, उससे भी वो कमाते हैं, क्योंकि वो दवा बनाते हैं। हम दवा नहीं बना पाते थे, उससे कमाते थे। इसीलिए वो एक बहुत बड़ा सीख है कि ऐसे दुनिया को दिखाना है कि आपने क्या किया और हम कैसे करते आए थे, कैसे पीड़ित थे, और अब हम चूंकि अध्यक्ष बने हैं तो हम आपको वसुधैव कुटुंबकम का मॉडल दे रहे हैं। इसलिए देखो कि ये पूरी की पूरी दुनिया हमारे पालक कमल विष्णु का एक प्रतीक है। कमल एक बहुत पवित्र धरोहर है, कमल का मैसेजिंग है। कमल दलदल में खिलता है, कमल गंदगी में खिलता है। ये मैसेज क्या है? कितना भी एडवर्स स्थिति हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन कमल खिल जाता है। और कमल एक प्रतीक है पालक का। इसलिए हम पूरी दुनिया को के पालने का संकल्पबद्धता दोहराते हैं। ये भारत का मैसेज, ये भारत का लोगो है। ये G20 में दिखाया। अभी तक G20 का लोगो टेक्नोलॉजी और अलग अलग ढंग का होता था। अब देखिए G20 का लोगो हमारा कमल है। इसका मैसेज क्या है कि पूरी दुनिया हमारी एक है। हमने कोरोना काल में
जब हमें वैक्सीन देने से इनकार किया गया और सबसे अधिक लांछन हमारे ऊपर हुआ, हम गरीब हैं, हम करोड़ों की संख्या में मरेंगे, हमने विकास नहीं किया है, हमने अर्थव्यवस्था में कुछ गेन नहीं किया है। जब कोविड आया था, तुम लोगों को याद होगा, मैं पिछले बार भी आया था, ये बताया था कि कोविड में पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही थी कि भारत मरने वाला है, भारत खत्म होने वाला है, और भारत पूरी दुनिया की चिंता कर रहा था। अंतर देखिए अपने स्वभाव में। इस स्वभाव के लिए आपको गौरवान्वित होना चाहिए, हमारी धरोहर है कि हम दुनिया की चिंता अभाव में भी कर रहे थे और वो समृद्धि में भी भारत के पराभव की चिंता कर रहे थे। ऐसी दुनिया में भारत निखर के आया और सबसे अधिक विकसित देश जिसमें अमेरिका है, जिसमें जापान है, जिसमें सारे यूरोपियन कंट्रीज है, सबसे अधिक विकसित, सबसे अधिक चिकित्सीय सेवाएं, सबसे अधिक इन्वेंशन इनोवेशन के बावजूद वहाँ के बुजुर्ग जो 70 प्लस के थे वो मरते चले गए और करोड़ों की संख्या में वहाँ के लोग मरे। और जो हमारे लिए प्रोटेक्शन था, हमने अपने उस संपोषिता के आधार पर, फैमिली इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था, परिवार सबसे बड़ा मुद्दा था, संस्कार संस्कृति सबसे बड़ा मुद्दा था, गांव सबसे बड़ा धरोहर था। रिवर्स माइग्रेंट्स जो लाखों में हो रहे थे हमारे प्रदेश में, हमने, हमारी सरकार ने और हमने मिलकर उसकी चिंता शुरू की और हमने उस अभाव में भी अपने आप को बचाया। हमने अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को मरने नहीं दिया। जो मरे वो काल के कारण मरे, लेकिन हमने भरसक कोशिश किया कि अभाव में भी हम कैसे बेस्ट मैनेजमेंट करके सबकी चिंता करते हुए, एक रिक्शा वाला रिक्शा चला के भी एक पैकेट एक्स्ट्रा बना के किसी दूसरे रिक्शे वाले को देता था। ऐसा सीन तुम लोग पूरे 2 वर्ष देखे होंगे, सुने होंगे। और ये भारत की तस्वीर जब दुनिया देखी और भारत ने उसी में आत्मनिर्भर भारत बनने का जब ऐलान कर दिया, वोकल फॉर लोकल का जब नारा दे दिया और यूथ को कहा कि तुम स्वयं स्किल्ड हो, तुम स्टार्टअप के फील्ड में कूद जाओ, किसी पर निर्भर मत रहो, तो ऐसे में दिखाया गया कि फिर उसी दौरान घर घर में मास्क बने। अभी आज ही अखबार में था, अखबार में हम देख रहे थे कि कल 26 जनवरी है और क्या नाम है, बासवा करके एक महिला है, लगभग 92 साल की महिला है, वो कितने सुंदर संग से काट रही है, वो गांधी के चरखे से सूत काट कर तिरंगा बना रही है। ये जज्बा देखिए उस बुजुर्ग महिला की, आज के अखबार में छपा है कि उनको पता था कि स्वतंत्रता क्या होती है, कल 26 जनवरी मनाना है, हमको तिरंगा बनाना, स्वयं अपने हाथ से काट के बना ली है। उसी प्रकार के कोरोना काल में हमारे घर की महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चियां एक मास्क के शुरू करते करते 40-40 हजार मास्क एक घरों में बनने लगे और वो बंटने लगा। और बाद में आपने देखा होगा कि उस दौरान सरकार ने कमर कसी और हमारी चिकित्सा सेवाएं, हमने 2-2 वैक्सीन बनाई और सबसे अधिक तेजी से वैक्सीनेशन करने वाला हम देश बने। 80 करोड़ को हमने फ्री फूड डिलीवरी देना शुरू किया और दुनिया को दिखाया कि अभाव में कैसे प्रभाव जमाया जाता है। यही मैसेजिंग है G20 का, हमें देना है कि हम कम GDP वाले देश हैं, जनसंख्या हमारी सर्वाधिक है। हम चीन को भी पास, ऑफिशियली तो नहीं पास किए हैं, अनऑफिशियली हमने पास किया है। हम सबसे अधिक, सबसे नंबर 1 पॉपुलस कंट्री अब बन गए हैं। 1.41 बिलियन, हम 140-41 करोड़ वाले देश हो गए हैं और चीन को हम पीछे पछाड़ रहे हैं। ऐसे में हमारी जनसंख्या की साइज छोटी है, हम संसाधनों का विदोहन नहीं कर पाए हैं अभी, हमारे अंदर, हमारे पास पूंजी नहीं है, धन नहीं है, और इसी अभाव में फिर भी हम स्लो बट स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। हम धीरे चल रहे हैं, स्थिर चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो पवित्र है और वो लक्ष्य है सबको साथ लेके चलना है। इसीलिए पूरी दुनिया में जब अमेरिका की इकॉनमी हमसे 5 गुना है, चाइना की इकॉनमी हमसे 4 गुना अधिक है और जर्मनी की इकॉनमी हमसे 3 गुना अधिक है, हम 5 ट्रिलियन US$ इकॉनमी के लिए कटिबद्ध होकर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है जो 1 ट्रिलियन US$ को लक्षित किया हुआ है। तो ये इकॉनमी कैसे बढ़े और हम अमेरिका को कैसे पछाड़े, 25 ट्रिलियन US$ की तरफ कैसे पहुँचे, क्योंकि हमारी जनसंख्या अधिक है और साथ ही साथ जनसंख्या हमारे लिए समस्या न बने, जनसंख्या कैसे हमारे लिए समाधान बने।
और इसी सारे चीज़ों पर ये G20 में हमको मैसेजिंग करना है, जिसके लिए मैं आया हूँ कि कैसे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज भारत का एक स्टेब्लिश्ड ग्रोथ का मॉडल बन जाए। हमने कहा ना कि ग्रोथ के मॉडल पर डिबेट चल रहा है। एक मॉडल ग्लोबलाइजेशन का है, जिसमें एलपीजी मॉडल है, जिसने दुनिया को बांट दिया, जिसने इनइक्वलिटी को बढ़ा दिया, जिसने सक्षम को और सक्षम बनाया, गरीब को और गरीब बनाया, जिसने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि ऑब्सोलीट लोग इस मुख्य धारा से अलग हो जाएं। ऐसे हालात उस मॉडल ने किया। और दूसरी तरफ अब हम कह रहे हैं कि मॉडल सही नहीं है। ये क्यों हुआ? मुख्य विषय करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। इसलिए हुआ कि दुनिया ने सोचा कि पूरी धरती का रिसोर्सेज हमारी है, क्योंकि हम शक्तिशाली हैं। तो जितने मिनरल्स, जितने रिसोर्सेज, जितने एग्रीकल्चर के भूमि और जितने सारे इस तरह के प्राकृतिक जीव जंतु और फॉरेस्ट हैं, जिसको कि वो इन्वेंशन और इनोवेशन के नाम पर उत्पादन की गतिशीलता को बढ़ाकर इस पूरी की दुनिया के संसाधनों को सबसे सर्वाधिक खाने वाला वो देश समृद्ध हो गया। और वो तब तक नहीं होता जब तक वही समृद्धि उनका काल न बनती। ये घटना घटी 90s में स्टूडेंट्स। 1990 से पहले जो भारत कहता था पर्यावरण को ध्यान दीजिए, गरीबों को ध्यान दीजिए, आप जो दवा बना रहे हैं हम लोगों को सब कम दाम में दीजिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दीजिए, आप हित के लिए हमारे देश में आइए, आप यहाँ से गरीबी दूर करने में हमारी मदद कीजिए, कोई नहीं सुनता था। लेकिन जब उन्हीं का विकास का मॉडल उन्हीं को खाने लगा, तब क्या टर्मोलॉजी आया जिसके लिए पूरी G20 चिंतित है? वो टर्मोलॉजी आया क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। और आप जानते हो कि भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, पूरे दुनिया का बॉर्डर नहीं हो सकता है, पर्यावरण की बॉर्डरिंग नहीं हो सकती है। हवा प्रदूषित होगी तो बगल वाला भी मरेगा। धूम्रपान कोई करता है तो बगल वाले को भी 4 दिन बाद कैंसर होता है। एक्सटर्नलिटीज शब्द है, बाह्य प्रभाव। आपकी किसी भी हरकत से, एक्टिविटी से, उत्पादन करने की गतिविधि से अगर किसी एक का भी नुकसान हो रहा है, दैट इज अ बैड मॉडल ऑफ ग्रोथ। ये बताने का समय आ गया है। इसीलिए जब पराली जलती है तो दिल्ली मरता है, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इन्वायरमेंट की कोई बाउंड्री नहीं है। जब ये दुनिया को तब समझ में आया जब क्लाइमेट चेंज हुआ, संसाधन कम हुए, विकास की संसाधन की सीमितता हो गई उनके लिए। तब 1992 में रियो में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको अर्थ समिट कहते हैं। उसमें पूरी दुनिया ने कहा कि अब खतरा का विषय है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का तल अगर 1 सेंटीमीटर भी ऊपर आएगा तो बहुत सारे समुद्र के तटीय लोग डूब जाएंगे और इसका पूरा परिणाम हमारे ऊपर होगा। आप देख सकते हैं जोशीमठ का होना भारत में। आप देख सकते हो कल ही हम लोग वहाँ पर थे तो भूकंप भी आया था, सुनने में आया है। हम लोग तो भूकंप का अनुभव नहीं किए क्योंकि हम लोग खुद ही भूकंप वाले बन गए थे, वहाँ पर खुद ही वहाँ स्पिरिट वाले थे, तो भूकंप के रोधी हम लोग बन गए थे। लेकिन ये सारे के सारे जो धरातलीय परिवर्तन हो रहे हैं, ये इन्वायरमेंट चिता रहा है कि कितना लोगे। मदद अर्थ हमारी चिता रही हैं कि कितना चूसोगे। गांधी ने कहा था एक बार कि हम मनुष्य, ये पूरा धरती सुंदर धरती बनी हुई है, इसी प्रकार जैसे ये हमारा ग्लोब है, और मनुष्य के हर आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उसके पास संसाधन है। जैसे एक माँ कहती है कि किसी को भी हम पोषित कर सकते हैं, कितने भी बच्चे हों, हम सबको दूध पिला सकते हैं, सबको खाना खिला सकते हैं, मेरे अंदर क्षमता है। इसी प्रकार धरती के, गांधी जी कहते थे कि धरती के अंदर क्षमता मनुष्य की हर आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, लेकिन यही धरती मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती। इसीलिए लालच का जो स्वभाव था वो वैश्विक स्वभाव था, वो भारत का स्वभाव नहीं था। यही मैसेज हम पाश्चात्य देशों के परिवेश में आके
ग्लोबलाइजेशन के दौर में या औपनिवेशिक काल में हम उस परिवेश में आ गए, प्रभावित हो गए, हम भी उपभोक्तावादी संस्कृति में बह गए, हमने भी अपने ज्वाइंट फैमिली को तोड़ दिया, हम भी न्यूक्लियर फैमिली हो गए, हमने भी अलग जीना सीख लिया, हम भी एक मनुष्य को एक मानने लगे, जबकि हमारे कल्पना में हम एक मनुष्य जो है व्यक्ति नहीं है, वो व्यष्टि है, जिसके अंदर चरित्र होना चाहिए, जिसके अंदर उद्यमिता होनी चाहिए, जिसके अंदर केयरिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। हम वो व्यक्ति थे, हम जीते थे, जन्म लेते थे तो हम दूसरे की चिंता करते थे, लेकिन पाश्चात्य देशों में मैन इंडिविजुअल माना गया, हमें बांट दिया गया, हम कभी कभी उसी प्रभाव में आ गए। और इसीलिए क्या हुआ कि हमारे यहाँ भी जब अर्बनाइजेशन का दौर शुरू हुआ, औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ, हमने LPG 1991 में किया तो हम भी तेजी से विकसित हुए, लेकिन फिर हमारे यहाँ भी क्या हो गया, जोशी मठ होने लगा, हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं परिवर्तन होने लगा। ऐसे में कोरोना का आना एक अलार्मिंग था। हमने कहा ना कि कोई वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस हम लोग कहते हैं, 100 साल में बेटा आप इतिहास देख लो, हर 100 साल में कोई न कोई चेतावनी ईश्वर प्रदत्त होता है, वो प्राकृतिक होता है, चेताने के लिए होता है, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने ही बनाया, हम भी प्रकृति के जीव हैं, हम भी इस क्लाइमेट के या इस पर्यावरण के हम भी अंश हैं, हमें भी उसी ने बनाया जिसने कि एक जीव जंतु केचुआ और एक फूल और कांटे को बनाया है, उसी ने बनाया है। लेकिन हम विवेकशील हैं, हमें सोचने वाला बनाया है, हमें गवर्नेंस का मॉडल देने के लिए बनाया है कि तुम सबको लेके कैसे चलोगे, इसके लिए बनाया। लेकिन हम उल्टा करने लगे, इसीलिए जब प्रभावित हो गए तब जाके हम भी चेत रहे हैं कोरोना के माध्यम से। और ऐसे में भारत को एक बड़ा मौका मिला कि भारत ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, भारत ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, भारत ने कहा कि स्किलिंग यूथ इंडिया, भारत ने कहा कि आयुष्मान भारत के जरिए गरीबों को हम सशक्त करेंगे, भारत ने कहा कि हम सबको घर देंगे, भारत ने कहा कि हम डिजिटल करेंगे, भारत ने कहा कि हम बच्चियों को शिक्षा देंगे, भारत ने कहा कि हम सस्ते में ऋण देंगे, भारत ने कहा कि हम सबको बैंकिंग सेक्टर में जोड़ेंगे, भारत ने कहा कि हम रूरल और अर्बन डिवाइड को पूरा करेंगे, और भारत ने कहा कि हम इस जनसंख्या के आधिक्य को जनसंख्या के डिविडेंड के रूप में करेंगे। तो ऐसे में पूरी दुनिया की निगाह अब भारत पर आ गई, क्योंकि भारत डिलीवरी करने वाला देश बन गया। भारत अब करप्ट देश नहीं है, भारत अब डिस्क्रिमिनेटेड देश नहीं है। अब दुनिया को ये लगने लगा कि एक चाय की दुकान वाला, एक सब्जी बेचने वाला, एक गरीब बुढ़िया जो जमीन पर रख के कोई सामान बेच रही है, उसके यहाँ भी IQ बार रखा हुआ है, और करिए बचवा 10 रुपये का इनमें तो डालता हो ना, वो कहती है। ये परिवर्तन दुनिया को दिखाना है कि भारत के पास क्षमता की कमी नहीं है, भारत के पास संसाधन की कमी है। और इसीलिए ये G20 का जो हमने एक टॉपिक मैडम से कहा, रिक्वेस्ट किया था, और ये एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने प्राचार्य के लिए, क्योंकि कल ही हम लोगों ने वहाँ पर इस दायित्व को संभाला, और कल ही हम लोग गवाह थे कि हम तीनों ने मिलकर वहाँ एक प्रकार का एक चैनलिंग हुआ कि कैसे इस चीज़ को बढ़ाया जाए। तो मैंने कहा कि मैडम आप प्राचार्य हैं, मैं अनूप मिश्रा हूँ, ये सर हैं, हम 2 अलग जगह से आए हैं, आप इसका आयोजन कीजिए, और 2 बाहर के और 1 लोकल मिलके हम लोग इस प्रकार का मैसेजिंग देना है। वहाँ फॉर्मेट तय हो रहा है या हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इतनी तेज़ी से हमको आगे बढ़ना है। और हमने ये कल मैडम को बधाई वहीं पर दे दिया था, और हम आज के सामने कि हम लोग डिफॉल्टर नहीं हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। ये मैसेज अब युवाओं के मैसेज है। इसीलिए जो हमने कहा ना कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषित विकास है क्या, वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना है। यानी हमको आज गरीबी नहीं रखनी है, हमको आज बेचारगी नहीं रखनी है, हमको आज बीमारी नहीं रखनी है, लेकिन हमको आज अभाव में नहीं रहना है। लेकिन उस लेकिन में सबसे बड़ा मैसेजिंग क्या है कि हमको भविष्य के लिए भी, उनके लिए भी छोड़ना है। हम पानी सब पी लें, हम तेल सब सोख लें, हम पेड़ सब काट दें, हम धरती के उर्वरता को खत्म कर दें, तो आने वाले समय में 80 करोड़ की फ्री फूड डिलीवरी कैसे कर पाएंगे, कैसे होगा। हम आज ही सब कुछ खा लें तो भविष्य के लिए हम न छोड़ें। तो ये जो फ्यूचर का संरक्षणवादी जो नीति है, वर्तमान के हर समस्याओं का समाधान करते हुए
ऐसे अपने आचरण को, व्यवहार को, अपने उपभोक्तावादी अपने व्यवहार को, ऐसे इथिकल व्यवहार को आगे लाना होगा भारत को, जो कि हम आज सीमित संसाधनों में भी अच्छे ढंग से रह सकें, बगैर लालच के जीवन को जी सकें, अच्छे ढंग से लोगों के कल्याण के साथ जुड़ सकें और दूसरों के लिए, यानी अपने भविष्य के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम जल छोड़ सकें, हम इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी छोड़ सकें, हम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पेड़ को बचा सकें, हम फूड को पाने के लिए, चाहे मोटा अनाज हो चाहे सुंदर अनाज हो, कल उस पर बात हो रही थी, हम उसके लिए मिट्टी को बचा सकें। ये अगर नहीं करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी से अलग होंगे। यही मॉडल हमारा है। इसीलिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ये कहता है कि पूरी दुनिया को ये मॉडल मानना होगा कि आपको पेटेंट कराने की होड़ में नहीं जानी है, आपको दवा इसलिए नहीं बनानी है क्योंकि आपको व्यापार करना है, आपको दवा इसलिए बनानी है क्योंकि आपको गरीबों को कल्याण। आपको मालूम है बिल गेट्स जो है उसकी फाउंडेशन है, मिलिंडा उसकी वाइफ है। बिल गेट्स फाउंडेशन क्यों भारत में सबको साक्षर होते देखना चाहता है, क्यों भारत में सबको स्वस्थ देखना चाहता है? क्योंकि उसमें उसका अपना इंटरेस्ट है, लेकिन वो इंटरेस्ट अच्छा है। वो जानता है कि अगर शिक्षित नहीं होंगे तो आप कंप्यूटर की नॉलेज नहीं करेंगे तो उसका बिकेगा कैसे, उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि दुनिया का मार्केट सेचुरेट हो चुका है, जापान बुढ़ा हो चुका है, जापान का एवरेज एज 80 होने लगा है, वहाँ यूथ कम है, वहाँ की इकॉनमी श्रिंक होने जा रही है, क्योंकि जापान में कितना ट्रेड करेगा, कितना स्वयं खाएगा, इसलिए जापान बुढ़ा जापान एक बड़े मार्केट को खोज रहा है, खत्म देश एक बड़े मार्केट को खोज रहा है। इसीलिए ऐसे फाउंडेशन जो यहाँ की शिक्षा में लगे हैं उनके पीछे ये स्वार्थ भी है कि अगर हम शिक्षित नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे, स्किल नहीं करेंगे तो हमारा कंप्यूटर बिकेगा कैसे। तो कुल मिला जुला के भारत का ये पूरा का पूरा भारत का एरा चल रहा है। 2047 हमारे प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दे दिया है, हमको विकसित होना है। उस विकसित भारत में सबसे बड़ा योगदान हम लोगों का है। शिक्षक के रूप में हमें भी तुम्हारे साथ जुड़े रहना है, जूझना है, और विद्यार्थी के रूप में तुम्हें सीखना है और सिखाना है। इसीलिए क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि पूरी दुनिया सेचुरेट हो चुकी है, वार हो रहा है चारों तरफ, आज भी वार हो रहा है। इतने सभ्य समाज में भी दो देश लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इतने सभ्य समाज में भी देखिए लड़ते लड़ते पाकिस्तान भिखारी हो गया है, पाकिस्तान में आटा खराब मिल रहा है, वहाँ भुखमरी की स्थिति हो गई है, पाकिस्तान को कोई लोन नहीं दे रहा है। केवल लड़ाई, भारत की लड़ाई के चक्कर में वो खत्म हो गया और उसने कन्फेस कर दिया वहाँ की गवर्नेंस ने। ये पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो चुका है, पूरी दुनिया में देख लिया कोरोना ने भारत ने कैसे अपने आप को बचाया और हम नहीं बचा पाए। ये मॉडल कोरोना ने हमको दिया है। इसलिए इस बार की जो अध्यक्षता हमको मिली है, ये ध्यान देना कि हम छोटे इकॉनमी जरूर हैं लेकिन हम समृद्ध लोग हैं। और समृद्ध कैसे हैं? अपने स्किल से, अपने विचार से, अपने इथिक्स से, अपने चरित्र से, अपने संस्कृति से, अपने परिवार से, पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम से हमको मिला ना इस तरह का टोकन। हम लोग तो घर घर में हर आंगन में तुलसी की पूजा करते हैं, गौ की पूजा करते हैं। ऑर्गेनिक खेती की बात अब हो रही है जब जहर लोग खा के मरने लगे हैं। हम लोग तो तब से ऑर्गेनिक खेती की बात करें, आज भी गांव में गोबर का खाद बना के ऑर्गेनिक होती है, जिसको कि आज सबसे अधिक वैल्यूबल चीज़ माना जाने लगा। मोटा अनाज इस समय सबसे अधिक स्वस्थ माना जाने लगा। ये हम लोग कब से करते आ रहे हैं, जिसको कि दुनिया ने नकारा है। वापसी हो रही है दुनिया में। किस पर वापसी हो रही है? भारत की ओर वापसी हो रही है। इसीलिए कैसे चक्र बदलता है, हमेशा बेटा ट्रांजिशन की थ्योरी हम लोग पढ़ाते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी कहती है कि विकास का मॉडल क्या है। विकास जब होगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का नाश होगा, लेकिन वही मनुष्य फिर टेक्नोलॉजी खोजेगा, वही मनुष्य समाधान खोजेगा। अल्टीमेटली हम जनसंख्या को भी संतुलित करेंगे और हम संपोषित भी हो पाएंगे। ये ट्रांजिशन का फेज है। लेकिन भारत हमेशा एक स्थिर निर्णय वाला देश रहा है और ये सर्वाधिक मौका मिला है ये सम्मेलन G20 कि उत्तर प्रदेश में हम जैसे सारे लोग इस तरह की बातें, हम जो बोल रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं बोल रहे हैं, तुम जो बोलोगे वो बड़ी चीज़ बोलोगे, क्योंकि तुम इनोवेटिव हो, तुम चीज़ों को जान रहे हो,
तुम हमसे अधिक गूगल कर सकते हो, तुम हमसे अधिक मोबाइल के साथ खेलते हो, तुम हमसे अधिक अवेयर हो, हम उतने अवेयर नहीं हो सकते जितना तुम हो। इसलिए तुम्हारे ऊपर ज़्यादा एक तरह से निर्णय है कि भारत सरकार जो कर रही है वो रीच आउट हो रहा है कि नहीं, तुम्हारे यहाँ शिक्षा हो रहा है कि नहीं, तुम्हारे परिवार में तुम स्वतंत्र हो कि नहीं, तुम्हें आगे पढ़ने का मौका मिल रहा है कि नहीं। ये सब अवेयरनेस की जो बातें हैं वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। फ्यूचर तुम हो, वर्तमान हम हैं, और प्लेनेट को ख़राब करने वाली दुनिया है। इन तीनों को सच्चाई को समझते हुए हम इस G20 के इस कार्यक्रम को हम लोग बहुत सफल बनाने के लिए जुट गए हैं। आज से तुम लोग भी मंजुला जी के नेतृत्व में सब एम्बेसडर हो, सब एम्बेसडर हो, और सब जो है G20 को पढ़ो, इतिहास को पढ़ो, वर्तमान को पढ़ो और भविष्य को गढ़ो। ये सूत्र हम लोग सीखेंगे। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया अब ये समझ गई है कि क्लाइमेट का सबसे बड़ा कल्प्रिट विकसित देश हैं। इसलिए पूरी दुनिया भारत के विकास के मॉडल की ओर देख रही है। भारत का विकास का मॉडल क्या है कि हम सभी को साथ लेकर चलते हैं, हम सभी के निर्णयों को समाहित करते हैं और हम सभी की चिंता करते हैं। हमने कहा ना कि हम गांधी के भी देश हैं और हम बुद्ध के भी देश हैं। गांधी ने हमें उपभोक्तावादी संस्कृति से लड़ना सिखाया और बुद्ध ने हमें शांति का संदेश दिया। हम उसके देश हैं, तो हमारी रिच जो है कल्चर है उसको स्पिरिट के रूप में लो। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको मैं कह रहा हूँ कि विकास मत करो, खूब विकास करो, खूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, लेकिन तुम्हारे इस्तेमाल, तुम्हारे विकास, तुम्हारे मॉडल में अहित किसी का ना हो, नुकसान किसी का ना हो, चिंता सबकी हो। ये तो तुम कर ही सकते हो, ये तो हम कर ही सकते हैं। चिंता थी हम लोग एक दूसरे की, तो मुझे बनारस जाना था, मैं नहीं गया। मैंने कहा कि नहीं मैडम, मैं आप बच्चों से बात करके जाऊँगा, मैंने छुट्टी ले ली। तो हम लोग चूँकि ये हमको करना है, मैं तो वहाँ बनारस का बनारसी हो जाऊँगा, लेकिन यहाँ के लिए मैं मैडम के लिए बाहर का हो गया। तो ये चीज़ कभी भी किसी के लिए थोपना नहीं चाहिए, कभी भी किसी अच्छी चीज़ को टालना नहीं चाहिए। ये संदेश अगर हम लोग ले लें तो G20 का दर्शन, वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन हम लोग पूरी दुनिया को करा सकते हैं। पूरी दुनिया भारत आ रही है, हम इतना आतिथ्य दें उनको और सब हम एक स्वर में बोलें। हम कमी, देखिए कमियों को बताना बहुत आसान है,